Hi everyone. So in this video let's discuss code forces around 769 division 2 problem C, that is strange test. As always, let's start by understanding the question. Strange test. Igor is in 11th grade. Tomorrow he will have to write an informatics test by the strictest teacher in the school, Pavel Deniskovich. Igor knows how the test will be conducted. First of all, the teacher will give each student two positive integers a and b where a is less than b. ठीक है, तो अब आगे तो स्टोरी ही है। फिर मेन पॉइंट क्या बोला गया है कि एक टेस्ट कंडक्ट होगी जिसमें कि सभी स्टूडेंट को दो इंटीजर दिए जाएंगे a एंड b वेयर a इज लेस देन b। ठीक है, आफ्टर दैट द स्टूडेंट कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब स्टूडेंट को दो इंटीजर दिए गए हैं a एंड b, तो बिलो गिवन थ्री ऑपरेशंस में से स्टूडेंट कोई भी ऑपरेशन कितनी भी बार अप्लाई कर सकता है ऑन इंटीजर्स a एंड b। पहला क्या है कि a की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस 1। सेकेंड है b की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, b इक्वल टू b प्लस 1। और थर्ड है कि a को a और b से रिप्लेस कर दो, a और b बिटवाइज और। ठीक है, ओके। और ये तीनों ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में कितनी भी बार कर सकते हैं। To get the full marks on the test, the student have to tell the teacher the minimum number of required operations to make a and b equal। ठीक है, अब टेस्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए क्या बोला गया है कि ये a और b जो इंटीजर दिए गए वेर a इज लेस देन b, उस पर इन तीनों के ऑपरेशंस अप्लाई करके किसी भी ऑर्डर में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे कि a और b इक्वल हो जाए, तो ये हमें बताना है। अब ए और बी को इक्वल करने के मल्टीपल पॉसिबल वेज हो सकते हैं, तो उसमें से जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिस वे में लगेंगे वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताना है। ठीक है, ओके। फिर आगे, आइगोर ऑलरेडी नोज विच नंबर्स द टीचर विल गिव हिम, हेल्प हिम फिगर आउट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीड टू मेक ए एंड बी इक्वल। ठीक है, क्या बोला गया है कि आइगोर को ऑलरेडी पता है द नंबर्स दैट द टीचर विल गिव हिम ए एंड बी, तो हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर ए एंड बी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे इन तीनों में से, जिससे कि ए और बी इक्वल हो जाए। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर्स है ए और बी। ठीक है, आउटपुट में हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, टेस्ट केसेस की वैल्यू 10 की पावर 4 से कम है, a इज लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड b इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 एंड समेशन ऑफ b ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें a और b दिए गए हैं वेयर a इज लेस देन b। ठीक है, और हम तीन ऑपरेशंस कर सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस 1, सेकेंड ऑपरेशन इज b इक्वल्स टू b प्लस 1 एंड थर्ड ऑपरेशन इज a इक्वल्स टू a और b। ठीक है, ये इतना क्लियर है। तो अब अगर मैं इन तीनों ऑपरेशंस को देखूं और ये कंस्ट्रेंट्स देखूं तो एक चीज क्लियर है कि ये थर्ड ऑपरेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू b से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। इतना क्लियर है, बिकॉज a और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एज वेल एज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये हमें पता है। तो अगर इसकी वैल्यू a की ग्रेटर देन इक्वल टू b हो गई और a और b को इक्वल करना होगा, तो फिर हम ये ऑपरेशन दोबारा यूज नहीं करेंगे, फिर हमारे पास ये एक ही ऑप्शन बचेगा सेकंड ऑपरेशन यूज करने का। अगर हम वापस ये यूज करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। कैसे, देखो, ये है मेरा इनिशियल ए, ये है इनिशियल बी। मान लो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन कुछ नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई किया और ए की वैल्यू हो गई ए डैश। मैंने सेकेंड ऑपरेशन कुछ नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया, बी की वैल्यू हो गई बी डैश। अब मैंने क्या किया, थर्ड ऑपरेशन अप्लाई किया, ए डैश इक्वल टू ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो अब जो ए डैश की वैल्यू है वो इससे बड़ी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे आ गई, ये है ए डबल डैश विच इज इक्वल टू ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब एक बात समझो, अब मैं अगर फर्स्ट ऑपरेशन यूज करता हूं तो ये वैल्यू आगे जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑपरेशन यूज करता हूं अगेन ए की वैल्यू आगे जाएगी और इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। अब इस स्टेप के बाद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन विच ए एंड बी कैन बी मेड इक्वल इज बाय जस्ट यूजिंग सेकंड ऑपरेशन। अब हमें सेकंड ऑपरेशन यूज करते जाना है जब तक कि बी डैश ए डैश के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, या तो फिर ए डबल डैश, जो भी आप बोलो। अब
लेकिन क्या ये थर्ड ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन में यूजफुल होगा? हाँ, एटमोस्ट एक बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो ए और बी के बीच में जो गैप है वो है 10 यूनिट्स का, तो फर्स्ट ऑपरेशन हमें 10 टाइम्स यूज करना पड़ेगा अगर हम सिर्फ इंक्रीमेंट की बात करें। अगर थर्ड ऑपरेशन के बिना मुझे करना है तो सेकंड ऑपरेशन यूज करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो इनके बीच में गैप बढ़ा देगा। अगर हम इसको यूज नहीं करने वाले तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑपरेशन यूज करेंगे, और मान लो 10 का डिफरेंस है तो 10 स्टेप्स में हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे 2 स्टेप करता हूँ और ए डैश मुझे मिल जाता है, यहाँ पे मैं 1 स्टेप करता हूँ और बी डैश मिल जाता है, तो 2 + 1 प्लस। अब अगर मैं थर्ड ऑपरेशन करता हूँ और मान लो ए डैश मुझे बी डैश से 1 ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो ये एक ही ऑपरेशन हुआ, मैंने और किया, और इनके बीच का डिफरेंस जो है अब 1 ही है, तो वापस मैं सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, मतलब बी डैश इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। तो ये हो गया 1, तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑपरेशंस 5, ठीक है, विच इज लेस देन 10। तो यस, डेफिनेटली ये काम आ सकता है, बट एक बार अप्लाई करने के बाद वंस ए इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बी, आफ्टर दैट यूजिंग फर्स्ट और थर्ड ऑपरेशन विल ओनली इंक्रीज द गैप बिटवीन द टू, सो देन देर विल बी ओनली वन ऑप्शन दैट वी विल यूज द सेकेंड ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या कि हमें एटमोस्ट एक बार वो ऑपरेशन यूज करना है इन फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज, b माइनस ए से ज़्यादा हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इन द वर्स्ट केस आप क्या कर सकते हो, अगर इसको भूल भी जाए हम, तो a और b के बीच का गैप है, जैसा कि मैंने बोला, अगर इसके बिना हमें करना होगा तो b को आगे मूव करेंगे तो वो तो इनके बीच में गैप बढ़ा देगा। तो अगर बिना थर्ड ऑपरेशन के करना है तो हम क्या करेंगे, a को इंक्रीज करते जाएंगे जब तक वो b के बराबर नहीं हो जाता, तो उस केस में हमारा आंसर b माइनस ए हो गया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया है हमें। अब अगर मैं जनरल लूँ, तो अगर मैं इसको एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, और बाद में देखेंगे कि उस फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करना है। सो स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ ऑपरेशंस वुड बी इक्वल टू, मैं पहले ए को ए डैश तक ले गया, मतलब मैंने फर्स्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कुछ टाइम अप्लाई किया, तो उसमें ए डैश माइनस ए नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे होंगे। अब मैं बी को बी डैश तक ले गया सेकंड ऑपरेशन की मदद से, तो उसमें बी डैश माइनस बी नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज हुए होंगे। अब मैंने ए डैश और बी डैश के बीच में और किया, मतलब थर्ड ऑपरेशन यूज किया और वो वैल्यू ए में स्टोर कर दी, तो वो एक ऑपरेशन में हो जाएगा। अब ए की नई वैल्यू है ए डैश और बी डैश, और अब ए जो है वो बी डैश के राइट हैंड साइड पे है, तो अब हम सिर्फ सेकंड ऑपरेशन यूज करेंगे, मतलब कि बी डैश की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाएंगे जब तक वो इसके बराबर ना हो जाए, ए डैश और बी डैश। तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, ए डैश और बी डैश माइनस बी डैश। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो अब इसको मिनिमाइज करना है। दिस इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए प्लस बी डैश माइनस बी प्लस ए डैश और बी डैश माइनस बी डैश प्लस 1, ये प्लस बी डैश माइनस बी डैश, दिस इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश प्लस 1 माइनस ए माइनस बी। तो अब अगर इस फंक्शन को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1 माइनस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि 1 इज कॉन्स्टेंट, ए एंड बी आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमारे एम क्या होना चाहिए कि ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश को हमें मिनिमाइज करना है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे वो देखते हैं। सो अब जैसा कि हमने देखा था कि अब हमारा काम क्या हो गया है, हमारा जो फंक्शन था वो था ए डैश और ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, इसको मिनिमाइज करना था, जिसमें कि ये पार्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो अब हमारा एम है कि इसको मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज ट्राई करेंगे इन अ पर्टिकुलर रेंज, वो रेंज भी अभी डिस्कस करते हैं, और दूसरे वेरिएबल को उस वेरिएबल की पर्टिकुलर रेंज के रिस्पेक्ट में ऑप्टिमाइज कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई लिमिट नहीं है ना, यू कैन जस्ट कीप गोइंग। और दोनों के लिए अगर ए डैश और बी डैश के लिए फोर लूप लगाओगे, मान लो कुछ इस साइज का, तो भी वो 10 की पावर 12 चला जाएगा, टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा। तो एक पे तो हम फोर लूप लगा सकते हैं इस रेंज का, ठीक है, तो वो टाइम लिमिट में हो जाएगा, और दूसरे को हम कोशिश करेंगे कि ऑप्टिमाइज करें, बिकॉज बिट मैनिपुलेशन आ रहा है यहाँ पे और फंक्शन है, तो कुछ सोचेंगे बिट वाइज ऑपरेट करने का।
तो अब इसको मिनिमाइज करना है। अब देखो b के राइट हैंड साइड पे कोई लिमिट नहीं है, आप b को कितना भी वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ जो बाउंडेड हो उसको वेरी करना बेटर है। तो हम a की जो वैल्यू है वो a से लेके b-1 तक वेरी कराएंगे और उसके रिस्पेक्ट में b डैश की ऑप्टिमाइज वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो a डैश होगा वो इस रेंज में वेरी होगा। अब यहाँ तक क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया है कि हमारा जो वर्स्ट केस सिनारियो है वो है कि हम a की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाए और b के बराबर कर दे, विच विल टेक b-a स्टेप्स। तो इससे ज़्यादा तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता अगर हम थर्ड स्टेप ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ ना करें तो, सिर्फ अगर फर्स्ट ऑपरेशन यूज़ करें तो इससे ज़्यादा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो a की वैल्यू को मैं डायरेक्टली b के बराबर कर दूं, फिर उसके आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें इससे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। एक बार बराबर हो गए तो रुक जाएंगे, लेकिन इसके बीच में कहीं पे हम अगर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो हम कर देंगे, ठीक है। ओके, अब ये हमारा जनरल टर्म था। तो a डैश की वैल्यू को मैं कहां तक हमने बोला, a से लेके b-1 तक वेरी कराएंगे। अब उसके रिस्पेक्ट में b डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये टर्म मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, ओवरऑल दोनों मिनिमाइज करने हैं, बट a डैश तो मैं a से लेके b-1 तक वेरी करा रहा हूं ना। तो अब ये हो गया, ये वैल्यू भी मिल गई। अब ये वैल्यू मुझे चाहिए जिससे कि ये ओवरऑल मिनिमाइज हो जाए। तो अब कुछ बिट मैनिपुलेशन सोचते हैं। अब a डैश और b डैश की अगर हम बात करें, मान लो ये है a डैश, ये है b डैश, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इतना हो सकता है। अब आप सोचो, अब ये b डैश की वैल्यू है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, यहाँ पे a डैश और b डैश ले लेते हैं और यहाँ पे b डैश ले लेते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैंने b क्यों लिया है? क्योंकि एक और हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि b डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। b डैश हम से b को कम तो नहीं कर सकते ना इन एनी सेंस, तीनों ऑपरेशन का यूज करके हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। अब आप देखो, अगर a डैश है 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है, तो b की भी कुछ वैल्यू होगी। मान लो ये है 1 1 1 0 1, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है, ये 0 है और ये भी 0 0 0, ठीक है। मान लो ये है हमारे a डैश और b की वैल्यू। अब ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि b डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब मैं अगर यहाँ पे a डैश और b डैश की वैल्यू के बारे में बात करूँ, ठीक है, जिसको हमें मिनिमाइज करना है, तो वो यहाँ पे 1 ही होगी, यहाँ पे भी 1 ही होगी और यहाँ पे भी 1 ही होगी, बिकॉज एक टर्म 1 है। सो नो मैटर b डैश में वो 0 होगा या 1 होगा, वो 1 ही होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक बात समझो, अगर हम हायर टू लोअर बिट्स जाएंगे तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 है तो इसको हम 0 नहीं ले सकते b डैश में, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ पे b डैश में ये वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो वो वैल्यू b से कम हो जाएगी। अगर b है 1 1 0, अगर मैं b डैश में ये 0 ले लेता हूँ, बाकी सारे बिट्स 1 कर देता हूँ, बट स्टिल b डैश इज लेस देन b। तो जहाँ पे b 1 है वहाँ पे तो मुझे b डैश को भी क्या लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब a डैश भी 1 है, b भी 1 है। तो अब हम यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट बिट जाएंगे। क्यों, वो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हम इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अगर b 1 है तो b डैश 1 ही होगा और a डैश और b डैश भी 1 होगा, ठीक है। अब हम सेकंड बिट पे गए, सेम कंडीशन है वापस, तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ये इसमें तो 4 ही कंडीशन है, ये अगेन सेम कंडीशन है। अब थर्ड टर्म देखो आप, a डैश की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। अब मेरा एम ये है कि a डैश और b डैश को मैं मिनिमाइज करूं। तो अगर मैं b डैश को 0 लेता हूं तो 0 और 0 मुझे यहाँ पे 0 और b डैश की भी वैल्यू 0 मुझे देगा a डैश और b डैश 0, जिससे कि मेरी a डैश और b डैश की वैल्यू कम होगी। लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो वैल्यू फिर b से कम हो जाएगी। अगर मैं b डैश की वैल्यू यहाँ पे 0 लूँगा तो वो b से कम हो जाएगी, जो कि ट्रू है नहीं। इसका मतलब अगर a डैश 0 है और b 1 है तो भी मुझे b डैश को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा।
मतलब कि यहाँ पे मुझे 1 लेना पड़ेगा और ये और वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, अब ए डैश 0 है, बी भी 0 है, तो अब मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो ये और है, बी डैश में अगर 1 लूँगा तो और है वो भी 1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 रख सकता हूँ कि नहीं ये देखूँगा। हाँ, यहाँ पे 0 रख सकते हैं बिकॉज वो वैल्यू बी के बराबर ही रहेगी, कम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे 0 लूँगा और भी 0 हो जाएगा बिकॉज ए डैश भी 0 है, ए डैश भी 0, बी भी 0, बी डैश भी 0। ठीक है, और ये कितना होगा, ए डैश और बी डैश 0, ये और ये 1। ठीक है, ओके। अब इसके आगे जाते हैं, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, ओके, इसको हम उल्टा कर देते हैं समझने के लिए बेटर। ठीक है, और इसको भी मैं 1 0 कर देता हूँ। ओके, अब ये लास्ट केस आ गया ए डैश और बी वाला, ए डैश 1 बी 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब पहली बात तो अगर यहाँ पे जो है ये वैल्यू तो 1 ही आने वाली है बिकॉज ए डैश 1 है। ठीक है, ओके। अब बी जो है वो यहाँ पे 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लोगे तो भी ये 1 ही रहेगा, ए डैश और बी डैश में तो फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट है। बी डैश की वैल्यू तुम यहाँ पे 1 लोगे तो भी ये 1 होगा, अगर 0 लोगे तो भी 1 होगा, क्योंकि ए डैश तो 1 है ना, और यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, तो अगर 0 लोगे तो भी वो वैल्यू b से ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगी, लेकिन हम 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो ये वैल्यू जो है अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म्स ईयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म्स ईयर, ये वैल्यू जो है वो b से बड़ी हो गई। अगर b है मेरा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1, अगर मैं b डैश 1 1 एक 1 यहाँ पे ले लेता हूँ और ये सारे जीरोस कर देता हूँ, ठीक है, ये है b, ये है b डैश, तो भी ये जो है वो इससे बड़ी ही होगी बिकॉज फर्स्ट अनमैचिंग बिट जो है फ्रॉम हाईएस्ट साइड वो b डैश की 1 है और b की 0 है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप समझो कि जिन जिन जगह पे a डैश की वैल्यू 1 थी वो तो यहाँ पे 1 ही आएगी, लेकिन जिन जिन जगह पे आगे अगर इस तरह से होगा कि b की वैल्यू 1 है लेकिन a डैश की वैल्यू जो है 0 है, समझना, आगे यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, इससे क्या हुआ कि अब ये नंबर b से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे a डैश की वैल्यू 1 थी वहाँ पे तो अभी भी a डैश और b डैश में 1 ही आएगा, लेकिन ऐसी यहाँ पे बिट्स जिसमें कि b की वैल्यू 1 थी और a डैश की वैल्यू 0 थी और हमें मिनिमाइज क्या करना था, a डैश और b डैश, वहाँ पे भी मैं b डैश में 0 ले सकता हूँ। ये क्लियर हो गया, ये भी यहाँ पे 1 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 है, सॉरी ये हमने लिया था ना, ये था 1, ये था 0, ये हमने 1 लिया था, तो इसके बाद जितनी भी बिट्स है मैं b डैश में 0 ले सकता हूँ इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये जो बिट है यहाँ पे 0 है, b डैश में 1 है, तो ये वैल्यू b से बड़ी हो गई, तो वो अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं आगे के सारे नंबर्स b डैश में 0 कर दूंगा तो वो बिट्स जिसमें a डैश 0 था और b डैश b 1 था वो भी मैंने यहाँ पे b डैश में 0 ले लिए, तो अब a डैश और b डैश 0 होगा, जिससे कि a डैश और b डैश की ओवरऑल वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी। अगर इससे पहले अगर हम देखें 0 1 वाले केस, तो ये देखो 0 1, वहाँ पे हमें b डैश को 1 लेना पड़ा था और ये जो थी a डैश और b डैश की वैल्यू वो भी क्या थी, 1 थी। क्यों? क्योंकि हमें b डैश ग्रेटर देन इक्वल टू b वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी, इसलिए यहाँ पे b डैश में भी 1 लेना पड़ा क्योंकि b में भी 1 था। लेकिन एक बार हमने यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 कर दिया है, फिर चाहे भले यहाँ पे 1 हो हम यहाँ पे भी 0 ले सकते हैं, अब क्योंकि अब ये वैल्यू b डैश b से बड़ी हो गई है। तो अब ये 0 1 वाले जो a डैश और b डैश में 1 हो रहे थे, वही अब 0 1 वाले बिकॉज b डैश 0 है
ये सब 0 हो जाएंगे। तो इससे जो वैल्यू है ए डैश और बी डैश की वो लो हो जाएगी, और वही हमारा एम था। ठीक है, आप यहाँ पे भी 0 ले सकते हो, सॉरी ये बी डैश की वैल्यू, बट ए डैश और बी डैश है वो 1 होगा बिकॉज ए डैश इज 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 और 0 जब भी होगा तब हम बी डैश की वैल्यू को 1 ले लेंगे, ये भी 1 होगा, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे और इसके आगे वाली जितनी भी बिट्स है उनको 0 कर देंगे, जिससे कि ये जो है 0 और 1 वाली पैटर्न जो कि पहले आती थी तो हमारे ए डैश और बी डैश की वैल्यू 1 होती थी, अब सब में 0 हो जाएगी, क्योंकि अब हम बी डैश की वैल्यू को यहाँ पे 0 ले सकते हैं, बिकॉज नाउ आफ्टर दिस पॉइंट वी नो दैट बी डैश इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है एट द फर्स्ट अनमैचिंग बिट फ्रॉम दी MSB टू LSB। ठीक है, सो अगर मैं कंसेप्ट को रैप अप कर दूं तो हम ए डैश की वैल्यू को ए से लेके B-1 तक मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इन द वर्स्ट केस हम ए को एक एक वैल्यू बढ़ा के बी तक ले जाएंगे, तो B-A से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लग सकते, तो हम ए डैश को ए से B-1 तक ले जाएंगे। फिर हर एक बार हम ए डैश की बिट देखेंगे और बी की बिट्स देखेंगे, एंड जब तक ये या ये आ रहा है तो हम डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज हम फिल करते जाएंगे। जैसे ही ये कंडीशन आएगी हम बी डैश की वैल्यू को 1 कर देंगे और रिमेनिंग सारी बी डैश की वैल्यू को 0 कर देंगे, जिससे कि ये टर्म मिनिमाइज हो जाए। और हम एक आंसर वेरिएबल रखेंगे जिसमें कि ये जो टर्म है उसको अपडेट करते रहेंगे, लाइक आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर एंड दिस। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत डाउट बचा, इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिसको हम -1 से डिनोट कर देंगे। अब हर एक पॉइंट पे हमें ए डैश की बिट्स चाहिए, बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि हमें हाईएस्ट बिट से लोएस्ट बिट तक जाना है, और बी की बिट्स चाहिए बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 10⁶ है, विच वुड बी 2⁻19 डॉट 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 समथिंग। सो हमें 2⁻20 तक के बिट्स रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम 21 साइज का एरे लेंगे। तो मैं 2 एरे लेता हूँ, बिट्स अंडरस्कोर ए ऑफ 21 एंड बिट्स अंडरस्कोर बी 21। ठीक है, अब फॉर A1 इक्वल्स टू A1 इज लेस देन B, A1 प्लस प्लस। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या थे हमारे, ए डैश प्लस ए डैश और बी डैश प्लस 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो हमें बी डैश किस तरह से फाइंड करना था वो हमने डिस्कस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब ये जो फॉर लूप है उससे पहले हमें बी और ए डैश के बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो बी तो कांस्टेंट है तो उसके बिट रिप्रेजेंटेशन पहले ही करके रख देते हैं। सो लेट्स से j इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हम इस फॉर लूप के पहले करेंगे। ठीक है, करके साइड में रख देंगे ताकि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। अब j इक्वल्स टू बी, i इक्वल्स टू 0। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 20, i प्लस प्लस क्या होगा, बिट्स अंडरस्कोर b ऑफ i इक्वल्स टू j मॉड्यूलो 2। ठीक है, और j इज इक्वल टू j/2। तो ये 20 बिट्स जो b की है वो यहाँ इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें a डैश की भी बिट्स चाहिए। सो फॉर i इक्वल्स टू 0, मान लो j इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ A1। ठीक है, सो i इक्वल्स टू 0, A1 क्या है, a डैश है। ठीक है, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 20, i प्लस प्लस बिट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ a ऑफ i इज इक्वल्स टू j मॉड्यूलो 2, और फिर j इज इक्वल टू j/2। ठीक है, तो ये हमें दोनों मिल गई। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, बी डैश की वैल्यू चाहिए ऑप्टिमाइज। तो वो हमने क्या बोला था कि हम हाईएस्ट बिट से लोएस्ट बिट तक जाएंगे और वो जो 4 कंडीशंस थी उनको फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब j इक्वल टू हम क्या लेंगे, j को मुझे लेना पड़ेगा। अब
और वो बी डैश की वैल्यू भी हमें स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे b1 इक्वल टू 0 ले लूँगा और फॉर i इक्वल्स टू 20, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i प्लस प्लस ऐसे ट्रावर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो 18th बिट सेट है, मतलब 18th बिट हमें बी डैश में 1 रखनी है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं j को इनिशियली 2 की पावर 20 ले लूँगा, ठीक है। और हर एक स्टेप पे यहाँ पे मैं j इक्वल्स टू j/2 करता जाऊँगा जैसे जैसे बिट्स की वैल्यू कम होती है। अब हमने क्या देखा था, a डैश b डैश, ठीक है। अगर दोनों 0 है, सॉरी a डैश और b अगर दोनों 0 है तो b डैश भी 0 होगा। अगर ये 0 है ये 1 है तो इसको 1 रखना पड़ेगा, अगर दोनों 1 है तो भी इसको 1 रखना पड़ेगा। और अगर ये 1 है और ये 0 है तो इसको 1 रख के हम ब्रेक कर देंगे, मतलब कि आगे की सारी बिट्स को 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इससे पहले जो बिट्स b वाला जो है इसमें सभी इंडेक्स फ्रॉम 0 to 20 को 0 कर सकते हैं। तो हम ये फॉलो करेंगे और जहां पे हम ब्रेक कर देंगे उसके बाद रिमेनिंग बिट्स ऑटोमेटिक 0 रहेगी। सो इफ देखो, अब अगर दोनों 0 है तो वो 0 ही रहेगा, तो ये केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है इफ में। अगर ये 0 है और ये 1 है, मतलब कि बिट्स अंडरस्कोर AI इक्वल टू 0 एंड बिट्स अंडरस्कोर b ऑफ i इक्वल्स टू 1, अगर ये केस है तो b डैश में भी वो 1 होगा। तो इसका मतलब, अब ये मैं नीचे लिख दूंगा एंड में, इसका मतलब b1 इक्वल्स टू b1 प्लस j, j क्या है 2 की पावर i, पहले तो वो b डैश में 1 है तो बिट की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वो हमने ऐड कर दी। और क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब एल्स इफ, अब ये केस है दोनों 1 है, बिट्स अंडरस्कोर a ऑफ i इक्वल्स टू 1 एंड ये यहीं पे सेम इक्वल्स टू 1, तो उस केस में भी b1 इक्वल्स टू b1 प्लस j, क्योंकि यहाँ पे भी b डैश 1 है। और एल्स इफ अगर ये 1 है लेकिन ये 0 है, मतलब बिट्स अंडरस्कोर a ऑफ i इक्वल्स टू 1 एंड बिट्स अंडरस्कोर b ऑफ i इक्वल टू 0, अगर ये केस है तो b1 इक्वल्स टू b1 प्लस j, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब तो इससे हमें b1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे फॉर लूप के बाहर, एक तो हमें हर एक बार इस फॉर लूप में आफ्टर at each step we need to do j equals to j/2 because j is 2 की पावर i which is initially 20। तो ये हो गया। अब फॉर लूप के बाहर निकल के हमें क्या करना है, इफ आंसर इक्वल्स टू -1, तो आंसर को इससे सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। एल्स अगर वो -1 नहीं है, सो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा अगेन दिस पार्ट, उसको यहाँ पे रख देंगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे। और एक बार हमने a1 को a को a से लेके b-1 तक लूप में कर लिया, फिर लास्ट स्टेप में हम चेक कर लेंगे कि आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा b-a, बिकॉज वर्स्ट केस में b-a स्टेप्स लगेंगे जो कि हमने डिस्कस किया था। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू b-a से कम होगी, तो एंड में b-a हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक फॉर लूप लग रहा है a से लेके b तक और अंदर 20 साइज के 2 फॉर लूप लग रहे हैं। सो अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी 20 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि समेशन ऑफ b ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 10 की पावर 6 है। सो इट वुड बी 20 इंटू 10 की पावर 6, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 7, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन, कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।